गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल हमारे चैनल पर क्या चल रही है, आपकी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, आपके सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की कई सारी विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, जैसे सामाजिक दशाएं है ना, और क्या था उनकी अन्य दशाएं पढ़ चुके हैं। जो आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक दशाएं। तो आज हम क्या करेंगे, आपके सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी आर्थिक दशाएं थी, उन आर्थिक दशाओं का अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपकी आर्थिक दशाएं किस किस प्रकार की थी, और जो आपकी आर्थिक दशाओं से हैं आपके पेपर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय खराब न करते हुए हम आपका आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, आर्थिक दशाओं में जो पहली दशा आती है आपकी, वो क्या आती है, आपकी कृषि आती है। क्योंकि आपको पता है जो हमारा पुराना समाज था, तो वो किस पर था, मुख्य था आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते थे, वहां कृषि से संबंधी क्रियाकलाप होते थे मुख्यतः, है ना। और बाकी सारे के सारे क्रियाकलाप किस पर निर्भर करते थे, आपके इन कृषि कार्यों पर ही निर्भर करते थे। तो सबसे पहले आर्थिक दशा आती है वो कौन सी आती है, आपकी कृषि की आती है। अब देखिए, जो हमारे उत्खनन हुए हैं, तो उत्खनन से हमें क्या पता लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी, वो कृषि व्यवस्था कैसी थी, वहां उन्नत थी। किस प्रकार से हमें पता लगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की दशा थी वो उन्नति इस प्रकार से लगा, क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कई प्रकार के अनाज देखने को मिलते हैं। और ये अनाज कब देखने को मिलते हैं, इतने सारे अनाज, वैरायटी ऑफ ग्रेन्स कब देखने को मिलेगी हमें, जब वहां क्या होंगे, आपकी उन्नत कृषि व्यवस्था रही होगी, तभी हमें बहुत सारे अनाज देखने को मिलेंगे। अब जैसे कौन कौन से अनाज हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलते हैं, क्या क्या मिलता है हमें, गेहूं मिलता है आपका, है ना, जौ मिलता है, राई, मटर, खरबूज, अनार आदि अनाज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, वैरायटी ऑफ ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जो हमारे इतिहासकार थे, ये जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि व्यवस्था थी, वो कृषि व्यवस्था कैसी थी, आपकी उन्नत कृषि व्यवस्था थी। ठीक है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त जो आपके मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लोथल से धान तथा बाजरे की खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो आपसे कई बार सीधे डायरेक्टली पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से हमें धान तथा बाजरे की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कौन सा स्थान आपका, लोथल में, है ना। अब ये लोथल कहाँ स्थित है, हमारा गुजरात में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं ना। लोथल क्या था, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का एक डॉकयार्ड भी था, यानी क्या था, एक बंदरगाह नगर भी था। और यहाँ की एक विशेषता और बताई कि मैंने, जो बाकी जगह तो क्या था आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में सारे के सारे घर कहाँ खुलते थे, आपके आंगन की तरफ, यानी मुख्य सड़क से दूसरी तरफ खुलते थे। लेकिन लोथल में जितने भी घर थे, वहां क्या होता था, जो उनका दरवाजा होता था वो मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। ठीक है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। अब देखिए, क्या आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल से अनभिज्ञ थे। ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ आपका, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन्हें यह पता नहीं था कि हल किस प्रकार का होता है। वो क्या करते थे, जब शुरुआती के समय की बात करें, जब सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी बसावट हुई थी, ठीक है, तो शुरुआत में तो क्या थे, आपके हल से अनभिज्ञ थे। ठीक है, हल से क्या थे, अनभिज्ञ थे, अर्थात उन्हें हल का पता नहीं कर था, है ना। तो क्या करते थे, और संभवतः वे उपजाने के लिए किसके लिए, कृषि कार्य के लिए किसका प्रयोग करते थे, आपका कुदाल का प्रयोग करते थे, है ना, कुदाल का प्रयोग करते थे। जो शुरुआती समय के आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, तो उस समय वे लोग हल से परिचित नहीं थे। अब जब वे लोग हल से परिचित नहीं थे, तो वो किसका प्रयोग करते थे, आपका कुदाल का करते थे, है ना। और कुदाल किस प्रकार की बनाई जाती थी, हो बताया था मैंने आपको, जब मैंने आपको पूरा पाषाण काल बताया था, तो क्या होता था, एक डंडा होता था, और डंडे की एक तरफ क्या बांध दिए जाते थे, आपके कुछ भारी पत्थर बांध दिए जाते थे, और उससे क्या किया जाता था, आपका कुदाल का कार्य लिया जाता था। तो इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी शुरुआत में हल से परिचित नहीं थे, और हल की जगह किसका प्रयोग करते थे, आपका कृषि कार्यों के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। अब देखिए, बाद के समय में क्या हुआ, बाद में बनावली, है ना, बनावली कहाँ स्थित है, आपका हरियाणा में। बनावली से प्राप्त हल के खिलौने, है ना। अब जब बाद में हमारी खुदाई भी आगे, तो क्या हुआ, बनावली से हमें क्या मिला, एक ऐसा खिलौना मिला जो जिसको क्या, जो जिसका था, आपका हल के आकार का था। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पूछ जाता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से हमें हल आकार के खिलौना प्राप्त हुआ है, या हल के आकार का खिलौना प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सा आपका, कौन सा आपका, ठीक है, बनावली। बनावली कहाँ स्थित है, आपका हरियाणा में। और दूसरा क्वेश्चन आपसे जो डायरेक्टली पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो कौन सा स्थल है आपका, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। बनावली से हमें क्या हुए, हल के आकार का खिलौना प्राप्त हुए, कालीबंगा से हमें क्या हुए, आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे
पता चलता है कि बाद में ये लोग हल का प्रयोग करने लगे थे, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शुरुआत में हल का कृषि कार्यों के लिए हल का उपयोग करते थे, तो ये बात गलत है। हाँ, बाद के समय में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करने लगे, हल का उपयोग करने लगे। अब ये समझिए जो उस टाइम हल होते थे वो लोहे के फाल के नहीं बने होते थे हल, ठीक है। उस टाइम जो हल होते थे वो लोहे के फाल के नहीं बने होते थे, क्योंकि आपको पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी लौह युगीन सभ्यता नहीं थी, मुख्यतः क्या थी आपकी कांस्य और तांबा युगीन सभ्यता, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जब शुरुआत में पढ़ाया था तो भारत में क्या है जो ये इन चीजों का क्रम है वो अन्य सभ्यताओं से उल्टा है। पहले पूरे विश्व में तो पहले क्या है आपकी लौह युगीन संस्कृति आई, उसके बाद आपकी कांस्य युगीन संस्कृति आई। लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में पहले क्या है आपकी कांस्य युगीन संस्कृति आई, और उस कांस्य युगीन संस्कृति के बाद क्या है आपकी लौह युगीन संस्कृति आई। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए कृषि कार्य होगा तो खेतों को क्या आपके सिंचाई की भी जरूरत होगी, तो सिंचाई के लिए किस किस साधनों का प्रयोग करते थे उनका देखते थे। खेती की सिंचाई के लिए क्या करते थे आपका तालाब, नदी, कुएं और वर्षा के पानी का उपयोग किया जाता था। तो कृषि कार्य में जो आपकी सिंचाई होती थी उनके लिए इन सब चीजों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो सामान्य चीजें वर्तमान समय में आप देखते हो इन्हीं चीजों का उपयोग किया जाता है। इनके साथ एक दो चीजें और आ गई, जैसे आपकी नलकूप आ गई, हैंडपंप आ गया, है ना। पर उस समय ये चीजें नहीं थी, तो तालाब, नदी, कुएं और वर्षा पानी का उपयोग किया जाता था। किसके लिए आपका सिंचाई के लिए। अब अगला आता है आपका पशुपालन, ठीक है। तो देखिए पशुपालन में आपके क्या क्या किस किस चीज के पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ हमें, बैल, ऊंट, भैंस, बकरी, गधे, सुअर, बिल्ली, कुत्ता आदि पालते थे। और साथ ही साथ यहाँ हाथी पालन का साक्ष्य भी हमें प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, कौन कौन से का आपका बैल देखने को मिलता है, ऊंट देखने को मिलता है, भैंस देखने को मिलता है, बकरे देखने को मिलता है, गधे देखने को भी मिलते हैं, सुअर का पालन भी होता था। आपसे ये क्वेश्चन आपको एक याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुअरों का पालन करते थे। हाँ बिल्कुल करते थे, बिल्ली, कुत्ता और यहाँ तक कि हाथियों का पालन भी किया जाता था। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि शुरुआत में क्या माना जाता था आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ों का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन बाद में हमें अनेक स्थानों से इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं कि वहां क्या होते थे आपके घोड़े भी विद्यमान थे, है ना। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लिए घोड़ों से भी परिचित थे। ऐसे कौन कौन से स्थान है देखिए, सुरकोटदा, है ना, सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए जो सुरकोटदा है, ये सुरकोटदा कहाँ स्थित है आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। एक तो आपका सुरकोटदा, एक है आपका सुटकांगेंडोर, ठीक है। जो आपका सुटकांगेंडोर है वो तो क्या आपका बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर है, और जो दूसरा है आपका सुरकोटदा, ये कहाँ स्थित है आपका, कहाँ स्थित है आपका, ये गुजरात में स्थित है। तो जो एक भारत में स्थल है कौन सा आपका सुरकोटदा, यहाँ से क्या हुआ हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके साथ साथ हमें रानागुंडी, ठीक है, रानागुंडी भी क्या आपका एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वहां से हमें क्या है घोड़े के जबड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब क्योंकि इसके अलावा भी हमें क्या एक दो जगह से और इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि वहां क्या थे आपके घोड़े। तो मुख्यतः तो क्या आपका एक सुरकोटदा है, दूसरा क्या आपका रानागुंडी है। तो इन दोनों का आपको याद रखना है, रानागुंडी से आपको क्या घोड़े के जबड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जो सुरकोटदा है यहाँ से आपको घोड़े के ढांचे प्राप्त हुए हैं। तो कुछ विद्वान क्या मानने लगे बाद में क्या आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो घोड़ों का पालन भी करते थे, क्योंकि अब जो आपके क्या है घोड़े के जो अस्थि पंजर हैं या जो साक्ष्य केवल कुछ सीमित जगहों से 3 या 4 जगहों से ही प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए क्या आपके विद्वान एक मत नहीं है कि ये लोग आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े पालते थे या नहीं पालते थे, ठीक है। तो हाँ अगर आपसे पूछा था कि ये घोड़ों से परिचित थे तो आप कह सकते हो हाँ परिचित थे। अब पालने का हम पता नहीं हमें कि पालते थे या नहीं पालते थे। परिचित हम किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि हमें कई जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों से घोड़े के अस्थि पंजर या साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं, अगली बात आती है हमारे पास नापतोल पर, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, अब क्योंकि क्या थे आपको सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था व्यापार भी उन्नत अवस्था में था, तो क्या आपका चीजों को लेने देने के लिए क्या होनी चाहिए आपके पास कुछ प्रणाली होनी चाहिए, है ना। माप तोल की कुछ पद्धति या प्रणाली होनी चाहिए। तो देखते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की माप तोल की प्रणाली अपनाई जाती थी, तो देखते हैं, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में नाप तोल के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती थी, आपकी दशमलव प्रणाली अपनाई जाती थी। तो ये आपको कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाप तोल के लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग करते थे। तो कौन सी प्रणाली का प्रयोग करते थे, आपका दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे, है ना, जिसके लिए पैमाने और बाटों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए नाप तोल के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किस प्रयोग करते थे, आपका पैमाने का और बाट का प्रयोग किया करते थे। अब देखते हैं किस किस प्रकार के इनके बाट या पैमाने बने होते थे। तो देखिए क्या था आपका मोहनजोदड़ो, है ना। तो मोहनजोदड़ो में सीप का बना हुआ तथा लोथल में हाथी दांत का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से सीप का बना हुआ पैमाना
मिलता है। तो कौन सा है आपका? मोहनजोदड़ो। अगला आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से हाथी दांत का बना हुआ पैमाना मिलता है? तो कौन सा आपका? लोथल है। ठीक है, कौन सा है आपका? लोथल और मोहनजोदड़ो। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। अब जो हमें क्या मिलता है, सिंधु मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ पैमाना मिलता है। इन पैमानों का उपयोग लंबाई नापने के लिए किया जाता था, है ना। पैमाना यानी स्केल, जैसा आपने भी देखा होगा, है ना, पटरी स्केल बोलते हैं। तो उसी प्रकार की अगर किसी चीज की लंबाई या कपड़ा वगैरह जो भी होता था उसकी लंबाई नापनी होती थी, उसकी लंबाई नापने के लिए पैमानों का प्रयोग किया जाता था। और ये पैमाने मुख्यतः हाथी दांत या सीप के बने होते थे। ठीक है, सीप का बना हुआ पैमाना हमें कहां से मिला? आपका मोहनजोदड़ो से मिला। और हाथी दांत का बना हुआ पैमाना हमें कहां से प्राप्त हुआ? आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। अब देखिए जो इनके बाट होते थे, ठीक है, बात आपके पत्थर या हाथी दांत वगैरह के बने होते थे। तो किस किस आकार के होते थे? जो इनके यहाँ पत्थर के बने हुए घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंकुआकार बाट प्राप्त होते हैं। मतलब जो इनके बाट होते थे, इनके बाटों का कोई फिक्स आकार नहीं होता था। इनके बाट अलग अलग प्रकार के होते थे, जैसे आपको लिखा हो घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंकुआकार बाट प्राप्त हुए हैं। मतलब इनके बाटों का, यहाँ से आप क्या अनुमान लगा सकते हो, बाटों का कोई निश्चित आकार नहीं होता था। स्थान स्थान पर इनके बाटों का आकार परिवर्तित होता रहता था। अब देखिए जो इनका सबसे छोटा बार था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, आपका पूछा भी गया। जो इनका सबसे छोटा बार था वो कितना था? आपका 0.856 ग्राम। ठीक है, जो इनका सबसे छोटा बार था वो कितने ग्राम तक माप सकता था? आपका 0.856 ग्राम। यानी आप कह सकते हो लगभग लगभग 850 ग्राम के आसपास के कर लेता था आपका। जो इनका सबसे छोटा बार था उसकी माप कितनी थी आपकी? 850 ग्राम, है ना, लगभग लगभग। ठीक है, अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो कितने थे? आपका 0.8565 ग्राम था। और जो सबसे बड़ा बार था वो कितना था? आपका 274.938 ग्राम का था। यानी आपका लगभग लगभग आप 3 किलो बोल सकते हो, है ना, क्योंकि 3 किलो में कितना था? आपका 3000 ग्राम होते, तो लगभग लगभग कितना हो गया आपका? ये 3 किलो के आसपास का सबसे बड़ा बाट होता था इनका। तो कितना हो गया आपका सबसे बड़े बाट का? अगर एग्जैक्ट पूछे तो 274.938 ग्राम का जो इनका बाट होता था वो क्या था? आपका सबसे बड़ा बाट होता था। अब आइए अगला, ठीक है, यहाँ तोलने के लिए क्या थे? आपके 16 के अनुपात की अपनाया जाता था। ठीक है, यहाँ तोलने के लिए क्या अपनाया जाता है? आपका 16 का अनुपात अपनाया जाता था। जैसे आपका क्या है, तोलने का एक इकाई क्या थी आपका? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछेगा, तो क्या था आपके तोलने की इकाई किस में होती थी? आपके 16 के अनुपात में होती थी। अर्थात जैसे 16 किलो, है ना, 64 किलो, 160 किलो, 320 किलो, इस तरीके से। यानी जो आपकी तोलने की प्रणाली होती थी वो क्या थी? आपके 16 के मल्टीपल में या 16 के गुणक में होती थी। अब अगला आता है और जो लास्ट आता है नापतोल का। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या बचेगी? यहाँ की कौन सा बचेगा? आपका व्यापार बचेगा। तो व्यापार भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्या आता, मोहनजोदड़ो और लोथल से हाथी दांत के बने हुए पलड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या क्या कहा आपका? मोहनजोदड़ो और लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए हैं ना। तराजू के पलड़े से तो आप सभी परिचित होंगे, जिसके ऊपर क्या रखते हैं? जिसके ऊपर रख के सामान तोला जाता है। तो आपका क्या है? आपका मोहनजोदड़ो और लोथल से जो पलड़े बने हुए थे वो किस चीज के बने हुए थे? आपके हाथी दांत के बने हुए पलड़े भी हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो जो आर्थिक दशाओं का अगला टॉपिक आता है व्यापार। उस व्यापार को देखते हैं कि व्यापार के लिए यहाँ के लोग क्या क्या करते थे। ठीक है, आर्थिक दशाओं का जो अगली चीज आती है वो है आपका व्यापार। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किस तरह के व्यापार में सम्मिलित थे। चलिए आइए देखते हैं। तो अब जो हमारा अगला आर्थिक दशाओं का अगला टॉपिक था वो क्या था? आपका व्यापार एवं वाणिज्य। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अपने व्यापार एवं वाणिज्य के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। तो देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ कहाँ विदेशी व्यापार करते थे और जो आंतरिक व्यापार की दशाएं थी वो किस प्रकार की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के व्यापार की दशाएं विद्यमान थी, तो इन सब का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ठीक है, यहाँ क्या था? आपका जो व्यापार और वाणिज्य था उन्नत दशा में था। ठीक है, किस प्रकार से, किस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था वो उन्नत दशा में था? क्योंकि हमें यहाँ क्या मिलती है? आपकी लगभग लगभग हर प्रकार की चीजें बनी हुई देखने को मिलती हैं। और इन चीजों का आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशों के साथ भी व्यापार किया जाता था। इस आधार पर क्या अनुमान लगाया गया आपका कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था वो क्या था? आपका उन्नत दशा में था। अब किस प्रकार से और पता लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस किस प्रकार से व्यापार करते थे। देखो आपका क्या है, मोहनजोदड़ो में मिट्टी की बैलगाड़ी के नमूने, है ना, ये भी आपको याद रखना। वैसे जब मैंने आपको खिलौने वगैरह बताए थे वहां बताए थे। ठीक है, तो जो मिट्टी की बैलगाड़ी के आकार के खिलौने कहां से प्राप्त हो रहे हैं? मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा से क्या मिला हमें? एक
ठीक है, तांबे का बना हुआ रथ प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा क्या था आपका, सिंधु घाटी में सड़कों का जाल बचा हुआ था और लोथल एक बंदरगाह था। तो देखिए, अब बैलगाड़ी का नमूना इन्होंने किस प्रकार से बनाया होगा, जब इन्होंने देखा होगा कि वहां बैलगाड़ी चलती थी तभी तो इन्होंने बैलगाड़ी का नमूना बनाया होगा, है ना। और क्या इसी प्रकार इन्होंने एक तांबे का रथ का नमूना भी बनाया था, जो जब तो वहां बैलगाड़ी और ये तांबे का रथ चलता रहा होगा या विद्यमान रहा होगा तभी तो इन चीजों के नमूने बनाए गए थे। और इसके अलावा क्या था आपका, जो आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में हर जगह सड़कों का जाल बिछा हुआ था। जहां भी आप जाओगे आपको प्रत्येक स्थान या बस्ती थी, वो सारी की सारी बस्तियां किससे थी, आपकी सड़कों से अच्छी तरीके से जुड़ी हुई थी। और क्या था आपका, लोथल क्या था आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह भी था। अब ये सारी की सारी दशाएं यानी क्या थी, वहां गाड़ियां भी विद्यमान थी, है ना, सड़कों का भी जाल बिछा हुआ था और सड़कों के जाल बिछे होने के साथ साथ क्या था, वहां आपका बंदरगाह भी था। तो ये सारी की सारी जो आपके दशाएं हैं, ये दशाएं क्या इंगित कर रही हैं कि जो यहाँ क्या था आपका व्यापार स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। ठीक है, स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। और इसके साथ साथ हमें यहाँ से ये भी पता लग रहा है आपका कि यहाँ क्या रहा होगा, आपका व्यापार बहुत ज्यादा उन्नत दशा में रहा होगा। ठीक है, अब जैसा आपने देखा कि जब बाद में आपके अंग्रेज भारत में आए, जब आप आधुनिक भारत में पढ़ोगे तो आप क्या देखोगे, जब आपका अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो आपका जो आपका क्या था, व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, रेल मार्ग और सड़क मार्गों का निर्माण किया। ठीक है, बंदरगाहों का निर्माण किया। ये सब निर्माण क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इन निर्माण के फलस्वरूप क्या होता है, आपका व्यापार में वृद्धि होती है ना। आप आयात और निर्यात को आसानी से कर पाते हो। अब क्योंकि यहाँ ये सारी की सारी दशाएं पहले से विद्यमान थी, अच्छी सड़कें थी, है ना, उस टाइम में जो उन्नत तकनीक थी यानी बैलगाड़ी और रथ, वो सब भी यहाँ क्या थे, आपके विद्यमान थे। और साथ साथ क्या था, आपका सड़कों का भी जाल बिछा हुआ था और क्या था, आपका साथ साथ बंदरगाह भी था। तो इन सारी की सारी चीजों से क्या पता लगता है कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था, वो व्यापार बहुत ही ज्यादा उन्नत दशा में था। अब देखते हैं हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां कहां से क्या क्या चीज आयात करते थे और किन किन देशों के साथ उनके व्यापारिक रिश्ते थे। ये भी आपको याद रखना है, आपका डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सोना कहां कहां से लाते थे, स्थल प्रदेश या, है ना। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना प्राप्त करते थे तो कहां से करते थे, आपका कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और फारस, है ना। फारस यानी ईरान, ईरान का पुराना नाम क्या था आपका, फारस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये ईरान और फारस के आपका एक ही है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सोना कहाँ कहाँ से लाते थे, आपके कर्नाटक से लाते थे, अफगानिस्तान से लाते थे और फारस यानी ईरान से लाते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कई बार पूछेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये चीजें कहाँ कहाँ से आयात करते थे। तो पहली चीज क्या आपका सोना, कर्नाटक, अफगानिस्तान और फारस से। दूसरी चीज आती है आपका चांदी। तो चांदी कहाँ कहाँ से लाते थे आपका, ये अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा। अगला आता है आपका तांबा। तो तांबा कहाँ आपका, खेतड़ी राजस्थान, है ना। जब मैंने आपको क्या बताया था, ताम्रकाल पढ़ाया था, तो फिर मैंने आपको वहां पे आपको एक चीज बताई थी, खेतड़ी, है ना। खेतड़ी बताई थी मैंने आपको, ये कहाँ स्थित है आपका, राजस्थान में। और इसका नाम क्या था आपका, ताम्रवली भी था, है ना। तो फिर मैंने आपको वहां पे ये भी बताया था कि जो बाद में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता इसके आसपास बची, तो जो आपका क्या था, आपका ताम्रवली नामक स्थान था, वो क्या करता था, आपका सिंधु घाटी सभ्यता के को तांबे का निर्यात भी किया करता था। अगर आपको याद आ रहा हो तो आप याद कर सकते हैं ना। तो आपको क्या बताया कि जो तांबा है, तांबा कहाँ से आयात करते थे, आपका खेतड़ी राजस्थान की खानों से आयात किया जाता था। और जो टिन है आपका, टिन कहां से आयात किया जाता था, आपका मध्य एशिया और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। गोमेद, ठीक है, ये क्या होता है, आपका स्टोन होता है, पत्थर होता है, ये कहां से आयात किया जाता है, आपका सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहां स्थित है आपका, गुजरात में स्थित है। ठीक है, सौराष्ट्र, कच्छ, ये सब कहां स्थित है आपका, गुजरात में स्थित है। तो जो गोमेद होता था, गोमेद कहां से आयात किया जाता था, आपका सौराष्ट्र या सौराष्ट्र में, गुजरात में सौराष्ट्र नामक जगह से आयात किया जाता था। फिरोजा ईरान से किया जाता था, लाजवंड मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। तो ये सारी की सारी जो आपको लिखाई है वस्तु और कहाँ कहाँ किस स्थल से लाई जाती थी, ये आपको याद रखनी है, आपसे डायरेक्ट पेपरों में पूछी जाती है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मध्य एशिया, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान, इन सब लोगों के साथ क्या थे, इनके व्यापारिक संबंध थे। क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है इन सब जगहों से क्या ला रहे हैं, चीजें ला रहे हैं। अब जब वहां से चीजें आ रही है तो कुछ ना कुछ चीजें तो ये क्या करते होंगे, वहां निर्यात भी करते होंगे, तभी तो इस प्रकार से इनका व्यापार बना हुआ था, है ना। तो क्या आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या हो गया, आपका मध्य एशिया हो गया, आपका मेसोपोटामिया हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान के साथ साथ फारस और ईरान के साथ क्या थे, इनके व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, अब किस तरीके से पता लगता है, क्योंकि हमें क्या जो लोथल है, लोथल में हमें कई मेसोपोटामिया वगैरह की मुद्राएं भी देखने को मिलती है। और जब आप मेसोपोटामिया, ईरान या फारस में जाते हो तो वहां आपको सिंधु घाटी सभ्यता की भी कई मुद्राएं देखने को मिलती है। अब जब मुद्राओं का आदान प्रदान होता होगा, ये व्यापार करते होंगे, तो तभी तो हमें क्या है, इन यहाँ
यहाँ मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ बाकी सभ्यताओं की मुद्रा देखने को मिली, और जो बाकी सभ्यताएं थी वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं देखने को मिली। इसका अर्थ क्या था कि इनके साथ व्यापारिक संबंध अच्छे खासे विद्यमान थे। अब जो अगला आता है आपका क्या है, जो विदेशी व्यापार के साथ साथ आंतरिक व्यापार भी क्या था आपका उन्नत दशा में था। ठीक है, विदेशी व्यापार तो था ही अच्छी दशा में, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में आंतरिक व्यापार था, वो आंतरिक व्यापार भी क्या था आपका उन्नत दशा में था। किस प्रकार से पता लगता है, वही आपकी जितनी भी बस्तियां थी कि सारी की सारी बस्तियां आपस में क्या थे आपके सड़क मार्ग द्वारा जुड़ी हुई थी। ठीक है, सड़क मार्ग द्वारा जुड़े होने का कारण क्या है कि ये क्या करते थे, आपका जो भी आपकी बस्तियां थी नगर थे, ये आपस में क्या करते थे आपका व्यापार किया करते थे, और व्यापार करेंगे तो उसके लिए सड़क चाहिए होंगे, सड़क के साथ साथ आपकी जो बैलगाड़ियां थी वो इन सड़कों पर आपकी निरंतर चलती रहती थी। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी क्या थी, व्यापारिक और वाणिज्यिक दशाएं बहुत उन्नत स्थिति में थी। ठीक है, और ये क्या करते थे आपका भारत के साथ साथ विदेशों में भी व्यापार किया करते थे, और किन किन देशों के साथ किया करते थे वो मैंने आपको बता दिया, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें आयात की जाती थी। ठीक है, और विदेशी व्यापार के साथ साथ जो आपका आंतरिक व्यापार था वो आंतरिक व्यापार भी आपका बहुत ही उन्नत दशा में विद्यमान था। तो ये सारी आज क्या होती है हमारी आर्थिक दशाएं खत्म होती है। अब इसके बाद हम जो अगली आती है हमारी, वो पढ़ेंगे हम आपकी क्या, यहाँ की कलात्मक दशाएं, यानी किस किस प्रकार की चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसी प्रकार से हमारा चैनल देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।